इस पार्ट में हम देखते हैं कुछ आगे के क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 21 से स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह होता है। तो मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह होता है। आंसर सी। निमेशन, पटल, क्रीम रूप, परिवेश, कर्ण, पेशियाँ और कॉक्सी अस्थि, ये इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं रीजनरेशन मिलता है। रीजनरेशन किस में मिलता है? ऑप्शन डी प्लेनेरिया में। समवृद्धि अंग है एनालॉजिस ऑर्गन, तो ये है ऑप्शन ए चमगादड़ के पंख व तितली के पंख में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कौन सी हार्मोनल बीमारी है? ए जुकाम, बी घेंगा, सी ट्यूबरकुलोसिस और डी लेप्रोसी। तो इसका सही आंसर है बी घेंगा। हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है। अब बात करते हैं कहाँ स्रावित होता है। तो ये थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे घेंगा रोग होता है। अगर थायरोक्सिन, ऑप्शन बी हार्मोन्स की कमी से घेंगा रोग होता है। थायराइड ग्लैंड में स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है। सर्दी जुकाम एक वायरस है। ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया का नाम है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। अगला बात करते हैं लेप्रोसी। लेप्रोसी एक कुष्ठ रोग है, कोढ़ है। इसके फैलने, इस बैक्टीरिया का नाम है, इसके बैक्टीरिया का नाम है जो फैलने लेप्रोसेसी कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग, इसके माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। इसकी रोकथाम के लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। डार्विनिज्म है यह एक प्राकृतिक चयन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दो जीव साथ रहते हैं तो एक को लाभ और दूसरे को कोई लाभ न हो तो उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है कॉमेंसलिज्म कहा जाता है। जब दो जीव साथ रहते हैं और एक को लाभ होता है दूसरे को लाभ नहीं होता तो उसे कॉमेंसलिज्म कहते हैं। सहभोजिता कहलाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भूमि अपवर्दन को रोकथाम संभावित है। भूमि अपवर्दन को किस प्रकार रोका जाता है? पुनः वन रोपण, वनों के विनाशन, फसलों के रोटेशन या चरगाह प्रबंधन से। तो इसका सही आंसर है ए पुनः वृक्षरोपण से। अगला क्वेश्चन है डार्विन का सिद्धांत था। तो डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो वो आधारित था ऑप्शन बी प्राकृतिक चयनवाद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक है? तो इसका संयोजक है, तो इसका आंसर है सरीसृपों व पक्षियों का, ऑप्शन डी। अगला हम देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो ओजोन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे उत्पादक होते हैं। आगे हम बात करते हैं जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है इकोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग को कोई जीवन नहीं था? तो इसका सही ऑप्शन है बी एंजोइक काल में कोई जीवन नहीं था। पेंजोइन तथा पुनर्जीवन काल, इसे प्राथमिक युग भी कहा जाता है। इसी युग में वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति हुई है, प्लेजोइक में।
आगे हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत करता है म्यूटेशन थ्योरी। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत करता है, तो प्रस्तुत किया है किसने किया है, तो ये डी ब्रिज ने किया है। डी ब्रिज, हंग डी ब्रिज, इन्होंने एक नया परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया है, उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिन्हें नव डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। ग्रेडन जॉन मंडेला की अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइक्रोन होता है, तो 1 माइक्रोन 1/10 की पावर 1000 मिलीमीटर होता है। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। उत्परिवर्तन का कारण क्या है, उपयुक्त सभी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। डीएनए, जीन में परिवर्तन, क्रोमोसोम में परिवर्तन। पैलिएंटोलॉजी अध्ययन है। पैलिएंटोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन है, ये अध्ययन है जीवाश्मों का। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अस्थियों के हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अगला हम बात करते हैं 38 क्वेश्चन। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं, तो डायनासोरस को महाकल्प काल मीसोजोइक काल को कहा जाते हैं। ऑप्शन डी है इसका। आगे हम बात करते हैं। जीवाश्म की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई, तो जीवाश्म की उत्पत्ति प्रीकैम्ब्रियन यानी ऑप्शन ए प्रीकैम्ब्रियन में हुई। आगे हम बात करते हैं। आधुनिक मानव का अभिनव पूर्वज थे, तो आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे जो, वो ऑप्शन सी क्रो-मैग्नोन मानव थे। अब बात करते हैं आधुनिक मानव अथवा होमो सैपियन जो चिंतनशील होते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई, तो मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई। प्लायोसीन युग 70 मिली से 7000 मिलियन ईसा पूर्व पहले की है। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की, तो सर्वप्रथम सबसे पहले क्री-मैग्नोन मानव ने करी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 43। आयोडीन युक्त नमक को मानव शरीर में क्या भूमिका है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। थायरॉक्सिन ग्रंथि के कार्य को नियमन करता है, कंट्रोल करता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मानव विकास कहाँ हुआ, तो इसका सही ऑप्शन है मध्य एशिया। मानव विकास मध्य एशिया में हुआ। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मानव का सबसे निकटतम संबंधी है, तो इसका सही आंसर है बी गोरिल्ला। आगे हम देखते हैं 46 देखते हैं 46। किस अवस्था में एंथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस गर्भपात कर सकता है, तो इसका सही ऑप्शन है सी RH+ पति और RH- पत्नी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में Fe आयरन पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और Fe यानी कि आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। मैग्नीशियम की कमी के कारण तंत्रिका तंत्र का रोग या पेशीय तंत्र का रोग होता है। जिंक की कमी के कारण इंसुलिन का रित में आवश्यक होता है। इसकी कमी से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उपापचयी क्रिया प्रभावित होती है। और कॉपर के पौधों में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से पौधों में स्तंभों को डाईबैक रोग होता है, डाईबैक ऑफ शूट्स रोग होता है।